हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आ गए लेक्चर 14 में, जो कि था चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लगभग 13 लेक्चर्स पढ़े, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर दी, पूरी कंप्लीट कर दी। लेक्चर 7 जो कि था मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। अगर आपने नहीं देखे हैं बच्चों तो देख लेना जाके, क्योंकि आज से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप सेग्रीगेट करके क्वेश्चन सॉल्व कराओ। मतलब पहले मैं क्या करता था कि जैसे क्वेश्चन लिखे तो उसमें कुछ एनसीईआरटी, कुछ एचसी वर्मा सर की बुक, कुछ ऐसे किसी और किताब के एक साथ मिला देता था। अब से बच्चों आपकी रिक्वेस्ट पे मैं क्या करूंगा कि जैसे एक दो लेक्चर तक एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, फिर एचसी वर्मा सर की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हाँ, अब से आईआईटी जेई और नीट के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो, मैं इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ कि आप सिर्फ उसके लिए पढ़ाई करो, लेकिन जिनकी तैयारी, जो बच्चे डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्या मैं अलग से कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्या? जैसे आपके लेक्चर देख रहा हूँ तो क्या कुछ और पढ़ना पड़ेगा? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कुछ और नहीं पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी इससे ज़्यादा आप देख लेना जाके, कहीं पर दी हो तो मुझे बताना। दूसरा, आपको मैं सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आईआईटी के और नीट के इसलिए दिखाऊंगा, ये दिखाने के लिए कि जितना हमने पढ़ लिया उतना मोर देन सफिशिएंट है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 3 सीक्वेंस में चलेंगे, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा सर की बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी जेई और नीट। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं सारे लगवा दूंगा। सारे लगवाऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, अब बात आती है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मैं डराना नहीं चाहता हूँ। देखो बच्चों, ये जितना भी बिजनेस है ये सब डर का ही बिजनेस है। मैं जितना आपको बताऊँ कि ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, बच्चे को इतना ज़्यादा डरा धमका दो कि वो मजबूरी में आ जाए कि सर बताओ क्या करना है मुझे, आप मेरे भगवान हो, मुझे बताओ किस किताब से पढ़ना है, क्या मैं आप ही का सिलेबस खरीदूँ या ये करूँ वो करूँ। कुछ नहीं बच्चों, बस खाली थ्योरी पढ़ो। जितनी पढ़ाई जा रही है, एक बुक पकड़ लो। मैं तो कहता हूँ एचसी वर्मा सर की बुक ही पकड़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्व करा दूंगा और एनसीईआरटी आप जल्दी सॉल्व कर ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, एनसीईआरटी या एचसी वर्मा सर की बुक में कोई एक पकड़ लो, और बेटर ये होगा, मेरे ये ओपिनियन है कि आप एचसी वर्मा सर की बुक पकड़ें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो एचसी वर्मा सर की बुक बहुत है, इवन एनसीईआरटी भी बहुत है, क्योंकि आप सिर्फ फिजिक्स समझने आए हो तो एनसीईआरटी बहुत है उसके लिए। ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एचसी वर्मा सर की बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको तो जितनी बार लगा पाओ। जितनी बार गधे भी नहीं बन जाने की, जितनी बार ये बोलते हैं 50 बार लगा लो, ऐसा नहीं। जब तक तुमको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में ना आ जाए तब तक क्वेश्चन लगाओ, बस। इससे ज़्यादा बच्चों अगर कोई बता रहा है या तुम खुद कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल के और मैक्सिमम क्वेश्चन अनसॉल्व हैं, जो कि आपके चैप्टर में दे रखे होंगे एंड में। अब यहाँ सारे क्वेश्चन लाइन से नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि वो कुछ रिडंडेंट क्वेश्चन भी हैं कि एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन है, या उनका कॉन्सेप्ट से ज़्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, तो वो कराए जाएंगे जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक, winds start blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट जो है विंड फ्लो हो रही है, मतलब हवा बह रही है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो पहले तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपकी जगह जब था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस क्लास में जिस क्लास में आप, तो मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता था, कोशिश ये होती थी कि उस क्वेश्चन की दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। खासकर ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं, अभी आपको ये हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बता रहे हैं, वो अभी लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो सब समझ जाओगे। बता ये रहा हूँ कि जितना आपके मन में फिजिक्स क्या है, जो दिख रहा है, जो नेचर है, उसकी स्टडी है, आपको जितना समझ में आए, आप विजुअलाइज कर पाओ, उतना आसानी से आंसर निकाल आएगा। तो क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि हम अपने दिमाग में पिक्चर क्या बनाएंगे, कि एक भैया बंदा खड़ा है। ठीक है, बंदा खड़ा है, उसके हाथ में अम्ब्रेला है, क्वेश्चन ये भी कह रहा है। ठीक, अम्ब्रेला है। अब कह रहा है कि भैया पानी बरस रहा है, रेन जो है, रेन है वहाँ पर, रेन वर्टिकली गिर रही है, जिसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बात है। और क्या कह रहा है, और हवा भी चल रही है। हवा किस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट मानूं, तो हवा किस डायरेक्शन में चल रही, इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट चल रही, और कितनी वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक,
तो कहा क्या जा रहा है कि भैया ये छाता किस डायरेक्शन में होल्ड करे कि उसको बारिश परेशान ना करे। अब एक बात मैं आपकी जगह होता तो क्या सोचता कि मान लेते हैं, पहले एक केस मान लेते हैं जिसमें हवा नहीं चल रही। तो हवा नहीं चल रही तो इसका मतलब जो बारिश की बूंदें नीचे गिर रही थी वो नीचे वर्टिकली डायरेक्शन में ही गिरेंगी। ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो उनको खिसका के आगे ले जाए, इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में ले गए, तब तो छाता वर्टिकली पकड़ता। आंसर भी हमारा वही था। लेकिन अब क्योंकि विंड बह रही है, तो एक बात बताओ, बारिश की बूंद जो कि नीचे आ रही होगी वो नीचे तो साथ में आ ही रही है ग्रेविटी की वजह से, साथ में उस पर विंड की एक फोर्स लग रही है जो उसको खिसका कर कहीं इधर डायरेक्शन में ले जाएगी। तो यानी कि जो ये जो रेन ड्रॉप है या जो रेन है उसकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, एक तो इस डायरेक्शन में जाने की और एक इस डायरेक्शन में जाने की। नीचे भी गिर रही है, साथ में हवा की वजह से इधर भी जा रही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगी। हमें इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये एंगल थीटा पता करना है। अगर ये पता चल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो रेन है वो बंदे को इस डायरेक्शन में आके टकराएगी, इस डायरेक्शन में आके हवा की वजह से। तो ये एंगल हमको थीटा पता करना है। ये पता चल जाए तो हम कह देंगे कि भाई छाता इस डायरेक्शन में फ्रॉम द वर्टिकल उसको होल्ड करके रखना है। इस क्वेश्चन को आपने अब समझ लिया, एक माइंड मैप आपके दिमाग में बन गया कि आपको करना क्या है। आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन का एंगल पता करना है, बस इतना ही करना है। तो अब इसको फिजिक्स पे लेके जाते हैं, मैथमेटिक्स इसमें सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? डायग्राम। तो सीधी लाइन नहीं खींचती है यार हाथ। ये देखो, ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन, ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ डायरेक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि विंड वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी दे रखी है बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट बता। और वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 35 मीटर पर सेकेंड, जो कि नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ यहाँ पर मतलब होगा कि ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ की तरफ, ठीक। तो इसको यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ विंड और ये हो गई बच्चों क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। ये दोनों वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए। अब कहा क्या जा रहा है कि भैया इस केस में हमको रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखो बच्चों। अब यहाँ पर मैं आपकी जगह होता तो एक डाउट होता, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ये निकालनी। तो ये तो बहुत सिंपल है। याद होगा बच्चों, हम लोग ये जब करते थे, दो वेक्टर का एडिशन करना होता तो क्या करते थे हम? पहला वाला वेक्टर जो VR है उसके हेड पर दूसरे वाले वेक्टर की टेल चिपका दो, तो ये VW। अब क्योंकि वेक्टर तो फ्री वेक्टर्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करे बिना आप कहीं भी ले जा सकते हो, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो VW को खिसका कर इसकी हेड पर रख दो और उसकी डायरेक्शन वही बनाए रखो और उसका मैग्नीट्यूड भी वही बनाए रखो, तो यानी कि वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी है, तो पहले वाले वेक्टर की हेड टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब ये आप एक काम और कर सकते हो, इस रेक्टेंगल को पूरा कर लो, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पे चला गया, वेक्टर एडिशन वही आ गया हमारा। देखो, ये देखो VR बना हुआ है, ये VW बना हुआ है, ये भी रिजल्टेंट। हमें ये थीटा पता करना है, बहुत सिंपल है। ये वैल्यू कितनी है बच्चों? रिजल्टेंट ये वाला। अब ये एक ट्राइंगल बन गया आपका, बेसिकली ये आपका ट्राइंगल है। अब आप ज्योमेट्री लगा सकते हो इस पर, ट्रिग्नोमेट्री। ये कितनी वैल्यू है? ये आपकी है वेलोसिटी ऑफ रेन है 35 और ये वैल्यू कितनी है? 12। वेलोसिटी ऑफ विंड, मैं अभी डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, आपको दिखाना हो दिखा लेना, ये ठीक है, ये 12 है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 12/35। थीटा की बच्चों जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 12/35। कह दो कि सर इसकी वैल्यू देखो बच्चों, अगर आंसर इस तरीके से पूछा जा रहा है तो आप आंसर तुरंत बता लोगे। अब आपको क्या पता कि थीटा की क्या वैल्यू होगी जिसमें 12/35 है, तो बेसिकली आंसर आपका यही सही है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिग्री विग्री में पूछ रहा है तो वो कुछ हिंट दे रखा होगा उसमें, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर 19 डिग्री आएगा लगभग, ठीक है। ये मैंने निकाला नहीं है, ये आंसर दिया इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख गए हो। इसमें अगर आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ ले तो ये वाला देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये हो गई आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। मैंने फिर बताया था कि इन टाइप की प्रॉब्लम में बस आपको एक ट्रायंगल बना ले जाना है, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम, और उसी से हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से निकालनी हो तो कैसे निकाल लोगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अंडर रूट,
ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों सॉल्व करने पे 37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पूछा नहीं है, पूछा आपसे ये क्या है कि किस डायरेक्शन में। तो ये जो बंदा है ये बस स्टॉप पर इस छाते को वर्टिकल से 19 डिग्री पे होल्ड करेगा, तो इसको रेन जो है परेशान नहीं करेगी। देख लो इस क्वेश्चन। देख लिया। अब बात आती है उस डाउट की जो मैं आपकी जगह होता तो मुझे होता कि भैया एक बात बताओ, हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये रेन और मैन वाली प्रॉब्लम, वहाँ ये क्यों नहीं अप्लाई करा? यहाँ बच्चों इसलिए नहीं अप्लाई करा, इसका भी मैं कारण बताते तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है विंड की, ठीक है, विंड की वेलोसिटी दे रखी है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है जो कि 35 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बंदा जो मैन है वो तो यहाँ रेस्ट पे है ना, वो तो खड़ा हुआ है, जीरो है। तो यहाँ और हम लोगों ने देखो यहाँ 3 वेलोसिटी अगर देखा जाए तो 3 चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है, वेलोसिटी ऑफ विंड 12 है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर मुझे ये क्वेश्चन बाई रिलेटिव वेलोसिटी मेथड यूज करना होता, कौन सा मेथड? रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैं क्या करता? सबसे पहले तो मैं मैन की वेलोसिटी पता करता। कह दोगे सर मैन की वेलोसिटी क्यों पता करनी? मैन तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वो बंदा खड़ा हुआ है स्टॉप पर, यानी कि वो रुका हुआ है। देखो यहीं पर बच्चों काम है, हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है मैन और रेन प्रॉब्लम में, विंड को पिक्चर से हटाना है। तो अब यहाँ पर आते हैं, एक बात करते हैं, मान लो ये बंदा खड़ा हुआ है सिर्फ, ठीक है, और जो क्वेश्चन में कह रहा है विंड चल रही है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट। तो इसको विंड पता चल रही है कि इधर से आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर विंड रुकी हुई है तो क्या कोई तरीका है कि इस बंदे को हवा लगे? कैसे हवा लग सकती? ये बंदा खुद चलना स्टार्ट कर दे और उतनी ही हवा लगे। तो क्या करने है, विंड चल रही है भाई 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, किस डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। अगर ये बंदा, विंड को मुझे पिक्चर से हटाना है लेकिन विंड के इफेक्ट को कंसीडर करना है, विंड को तो हटा देना है लेकिन विंड का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसको लाना है। तो मैं एक काम करूंगा, इस विंड को रोक दो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम हवा रोक दोगे, मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस विंड को रोक दिया और इस बंदे को उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चला दो, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। यानी इस बंदे की जो मैन की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी -12 मीटर पर सेकेंड। अगर इधर वाला प्लस मान रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस। तो अब देखो केस तो वही हो गया ना, बंदा जब उधर जाएगा तब भी उसको यही लगेगा कि हवा जो है ईस्ट टू वेस्ट 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो यहाँ पर मैंने करा क्या, यहाँ विंड को पिक्चर से हटा दिया, मैंने मैन की वेलोसिटी निकाल ली ऐसी जिससे हमें विंड का इफेक्ट भी मिल जाए। तो बेसिकली करा क्या, विंड को रोक दिया और मैन को चला दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी तो वही बात है। अब देखो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई मैन और रेन में। तो ये हो गई बच्चों रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये इधर डायरेक्शन में क्या थी? इधर डायरेक्शन में थी आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन किस डायरेक्शन में? ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में। याद आ रहा है कि नहीं? और हमें निकालना क्या होता है इन केसेस में, जिस केस में हमें छाता पकड़ना होता है रेन के अंदर आदमी अगर चल रहा हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी? वो होगी VR माइनस VM, होगी कि नहीं? तो ये हो गया VR वेक्टर, ये हो गया VM वाला वेक्टर। और याद करो हम लोग कंसीडर कर रहे थे जब कि भैया जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमें 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना हो, तो या अगर वो टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े हैं तो पहले वाले वेक्टर की तरफ हमें दूसरे वाले वेक्टर से, माइनस वाले वेक्टर से एक लाइन ऐड कर देनी है ऐसे, ये हो जाएगा VRM। और इस एंगल को जब आप कैलकुलेट कर लोगे, ये वाला एंगल, तो हमें क्या पता चल जाएगा? थीटा। और आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर घूम फिर के देखो ट्रायंगल तो वही बन गया, ये देखो वो जो रेक्टेंगल वहां बन रहा था, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 12 है माइनस का। अब इसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, आपने क्वाड्रेंट दिखा दिया है कि इस डायरेक्शन में हमको निकालना है, ठीक। ये वैल्यू है 35, तो ये वैल्यू भी 12 हो गई, ये वैल्यू भी 35 होगी। तो यहाँ से tan थीटा देखो फिर भी कितना आ गया? 12/35, यानी कि ये आंसर हमारा क्या है?
सही है। और डायरेक्शन भी देखो सही आ रही, इसी डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं, वर्टिकल से इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी क्या आ रहा था, वर्टिकल से इस डायरेक्शन में। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट ही सही है, बस यहाँ विंड को पिक्चर से हटाना है, इसलिए हमको आदमी को चलाना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं, देखा हमने मैन और रेन प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, इंटरेस्टिंग था कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंड विंड नहीं है, क्या है, इसीलिए मैंने दो सेम टाइप के। देखो बच्चों, कभी कभी एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसमें नीचे से एक छोटा सा नोट चिपका देते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं, बिल्कुल एकदम सेम होते हैं। बंदे को लगता है ये दो क्वेश्चन एक तरीके के क्यों बताएं, लेकिन बच्चों भ्रम में मत आना, उसमें कुछ ऐसी बात छुपी हुई है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान देना। हालांकि मैं वो आपको बता दूंगा, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। भैया वेलोसिटी ऑफ रेन फिर से दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली गिर रही, ठीक है। अब वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वुमेन कितनी दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड, और ये किस डायरेक्शन में, इन ईस्ट टू वेस्ट, जैसे पहले कह रहा था ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड अम्ब्रेला। बहुत सिंपल है, यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या है, नॉर्थ साउथ, लेकिन यहाँ पर अब रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैन रेन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। कह दो कि सर मैन नहीं, यहाँ विमेन है, बात वही। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ईस्ट टू वेस्ट है हमारी विंड, ये विमेन की, विमेन जा रही है बाइसिकल पे, तो ये हो गए वुमेन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन ओरिजिन से, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में, और रेन गिर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन, हो गए कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, पहले तो यही निकालनी है, इसका डायरेक्शन बेसिकली निकालना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेंगे वी आर माइनस वी डब्ल्यू। और आपको पहले ही बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है। आप क्या करोगे, ऐसे वेक्टर जोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे वेक्टर जोड़ दोगे और कह दोगे ये वाला जो वेक्टर है यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, टेल टू टेल जुड़े हुए हैं दो वेक्टर के। लेकिन मैं क्या कहूँगा कि इसको सॉल्व करने का ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि वी आर प्लस माइनस का वी डब्ल्यू, यानी कि वी आर में माइनस का वी डब्ल्यू वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर जोड़ दो, जोड़ना ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट में एक वेक्टर ले लेंगे, अपोजिट में सेम मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वी डब्ल्यू, हो जाएगा कि नहीं, माइनस का वी डब्ल्यू। और इसमें अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे, या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है भाई कि एक वेक्टर वी आर में क्या जोड़ना है, माइनस का वी डब्ल्यू, तो इसके हेड से हम माइनस का वी डब्ल्यू ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे कि नहीं। ये वाला जो वेक्टर होगा, जो पहले वाले वेक्टर की टेल और फाइनल वाले वेक्टर की हेड होगी, ये हो जाएगा बच्चों वी आर डब्ल्यू, हो जाएगा कि नहीं। इसको कंप्लीट करो तो देखो ऐसा है, रेक्टेंगल मिल गया। तो देखो इसकी डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम आ रही है, यानी कि ये मेथड हमारा सही है। चाहे वी आर माइनस वी डब्ल्यू कर दो टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में, या वी आर प्लस माइनस का वी डब्ल्यू कर दो ये हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में, हेड टू टेल। यहाँ देखो टेल टेल जुड़ी हुई है, टेल टेल जुड़ी हुई है, तब हमें वी आर डब्ल्यू मिल रहा है। यहाँ क्या है, इसके हेड से इसकी माइनस वी डब्ल्यू की टेल जुड़ी है, तो हमने वी आर प्लस का माइनस वी डब्ल्यू, ये वाला ज़्यादा सही होता है कि आप एक वेलोसिटी को पलट दो उसके बाद सॉल्व करो। हमें थीटा निकालना है, बहुत सिंपल है। थीटा वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर फिर से बना दूँ ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर। ये वैल्यू है 12 और ये है 35, ये एंगल थीटा निकालना। अब आप माइनस माइनस मत कर ले जाना, क्यों माइनस नहीं, माइनस का काम तब होता है जब हम प्लस एक्सिस से पूरा घूम के जा रहे होते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। हमने तो क्वाड्रेंट पहले से डिफाइन कर दिया है कि ये वाला क्वाड्रेंट, बात समझ गए, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, बस थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा हो जाएगा 12/35। यहाँ पर थीटा फिर से 19 डिग्री आ जाएगा, 19 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल। तो ये जो विमेन है उसको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल से 19 डिग्री किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा, तब इसको रेन परेशान नहीं करेगी। ये आंसर है बच्चों।
ये देखो तीसरा क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये बताया क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने का एक और तरीका बताना है, रिजल्टेंट नहीं डायरेक्शन बताने का, इसलिए मैंने क्वेश्चन रख रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट है तो वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 25 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में दे रखी है टूवर्ड्स नॉर्थ की साइड में। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर करंट किस डायरेक्शन में भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, और किस डायरेक्शन में दे रखा है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये बच्चों आपको याद होगा जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो इस डायरेक्शन को पढ़ना भी सीखे थे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट बतानी है भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, यही तो होगी कि नहीं। इसी को सॉल्व करना कहते हो सर ये तो बहुत आसान है, वेक्टर प्रिंसिपल जो हमने रिजल्टेंट निकाला था √a² + b² + 2ab cos थीटा, उससे सॉल्व कर लेंगे, वही करना है यहाँ पर। बस मुझे बताना कुछ एक बात और है, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्या है भैया, पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लो। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, अब क्या रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट है 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट, बिल्कुल हो गई। और क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है ईस्ट की तरफ साउथ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी कि ये हो जाएगी बच्चों वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो कि साउथ से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। हो गया कि नहीं, ये पॉइंट है ओ। अब एक बात बताओ, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा भाई, हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में पता चलता है, वो ये एंगल होगा कि नहीं, 60 मत लेके चले आना, ये एंगल नहीं है, टेल टू टेल जोड़ने के बाद कितना आ गया 120 डिग्री, और हमें रिजल्टेंट पता करना है। अब अगर मैं थीटा 120 डिग्री ले लूँ, थीटा 120 डिग्री मतलब बिटवीन टू वेक्टर्स एंगल कितना है, वी और वी की वैल्यू पता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड याद करो, हम लोगों ने सॉल्व करा था वेक्टर्स में, कितना आ जाएगा VB² प्लस VW² प्लस 2VB VW cos थीटा। याद आया कि नहीं, सबकी वैल्यू पुट कर दो, VB कितना है 25² प्लस 10² प्लस 2 × 25 × 10 इंटू cos 120 क्यों, VB और VW के बीच का एंगल। इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 22 किलोमीटर पर आवर। जिस यूनिट में आंसर दे रखे हो वही रखना। तो ये तो आगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब मैं आपकी जगह होता और अगर इतना ही करके आ जाता, सिर्फ आंसर बता के चला आता मैग्नीट्यूड का, तो मेरा टीचर हो सकता है मेरे मार्क्स कट कर देता। क्यों कट कर देता है, इसका भी कारण है। आपने तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बता दी भैया, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन बताएगा, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अगर क्वेश्चन में सारी वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया जा रहा है तो हम भी अपनी वेलोसिटी को फुली डिफाइन करें, मैग्नीट्यूड भी बताएं और डायरेक्शन भी बताएं। तो हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, और डायरेक्शन रिजल्टेंट की कैसे पता करते थे वो अभी मैं बताता हूँ, इसको देख लो पहले। देख लिया। अब देखो, सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को पूरा कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ वाला ये जो हम लोग ट्राइंगल बना रहे थे अभी। कैसे ट्राइंगल को पूरा करेंगे, ये बच्चों है वेलोसिटी ऑफ, क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो याद करो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस बता रहा हूँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन जो पढ़ते थे तो उसमें क्या करते थे, हमें इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं भाई। ये कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, कह दोगे हाँ सर। और ये बताओ VW प्लस VB, VB या VB प्लस VW, इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले की टेल जोड़ दो। तो अगर मैं VB को उठाकर इसके ऊपर रख दूं ये वाला वेक्टर, तो ये भी तो VB ही होगा बच्चों, ये भी होगा, या VW को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तब भी वही बात है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में हो तो पहले वाले की टेल और बाद वाले का हेड, तो ये वाला जो वेक्टर है बच्चों ये है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी,
बिल्कुल है, रिजल्टेंट है। अब इसी का हमको एंगल भी पता करना है। वैल्यू तो हमको पता चल गई, वैल्यू कितनी आई है 22, ठीक है। ये वैल्यू वी कितनी दे रखी है, वी की वैल्यू है 25 और वी कितना है, वी ये भी वी है बच्चों। देखो ये वी को किसका के ऊपर रखो तो ये 10, ये वैल्यू 10 दे रखी है, सबकी वैल्यू मैंने रख दी है। अब यहाँ से एंगल की बात आ जाती है जरा, तो एंगल ये कितना बना रहा था, ये देखो ये 60 डिग्री का एंगल है कि नहीं, तो ये 60 डिग्री है, तो ये पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से ये भी 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। ये देखो एक ही लाइन पर ये दो एंगल है तो सेम होंगे। ये एंगल हम मान लेते हैं कि भैया वर्टिकल से रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। बात समझिए, वो एंगल कितना है, थीटा। हमें यही थीटा पता करना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि जब आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, कितना है, वो है 120 डिग्री। वो हमने अभी यहाँ पर पता करा था, देखो ये 120 डिग्री है। करा कुछ नहीं है बच्चों, बस पैरेललोग्राम को पूरा कर दिया है हमने। ऐसे उठा के यहाँ पर ले आओ, इसको उठा के वहाँ पर लगा दो, बात एक ही है। क्योंकि वेक्टर जो होते हैं वो फ्री वेक्टर्स की बात होती है। अगर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करे बिना कहीं खिसका दोगे तो उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बात हो गई पूरी। अब ये बताओ, जब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि भैया अगर दो वेक्टर हैं ए और एक वेक्टर है बी और इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, और मुझे पता करना है कि इसका रिजल्टेंट आर, मान लो किसी वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, मान लो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है जो कि रिजल्टेंट ए से बना रहा है। तो tan अल्फा बच्चों क्या होता था, जिस वेक्टर से एंगल पता कर रहे हो, मतलब ए से एंगल पता करना है तो उस वेक्टर को छोड़ दो बी वाले का साइन, यानी कि बी साइन थीटा। याद आया कि नहीं। और फिर वही वाला वेक्टर जिससे पूछ रहे हो ए अपॉन बी का कॉस थीटा, ये याद आया कि नहीं। तो मतलब जिससे आपको एंगल पूछा जा रहा है, ए से पूछा जा रहा है, तो उसको छोड़ देना है, दूसरे वाले वेक्टर का साइन अपॉन वो वाला वेक्टर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का कॉस। ऐसे हम लोगों ने याद करा था, वही चीज हमें यहाँ पर लगा देनी है। कैसे लगा देनी, इसको मैं बच्चों रब करे दे रहा हूँ, ये कोई काम का नहीं है, आपको बस याद दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा था। यहाँ पर देखो ये पैरेललोग्राम है, एक वेक्टर है VW, एक वेक्टर है VB, और हमें एंगल किससे पता करना है, हमें VB से पता करना है। तो इस एंगल tan थीटा, थीटा मत लिखो इसको वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अल्फा ले लो, इसको अल्फा ले लो। अब देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो VB दे रखा है, VB की वैल्यू कितनी है बच्चों, VB की वैल्यू है 25, VW की वैल्यू है 10, और थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है 120 डिग्री, और अल्फा हमें पता करना है। और किससे, अल्फा किससे निकालना है, VB से। तो tan अल्फा बच्चों कितना हो जाएगा, वो वाला वेक्टर छोड़ो, कौन सा वेक्टर छोड़ो, जिसका एंगल, जिससे एंगल पता कर रहे हो, V रिजल्टेंट का एंगल VB से पता कर रहे हैं, तो उसके अलावा कौन सा वेक्टर बचा, VW। तो ये हो जाएगा VW साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं, अपॉन VB, बचा कौन सा वेक्टर, VB प्लस VW कॉस थीटा। हो गया कि नहीं। ये सारी वैल्यू रख दो। VW कितना है बच्चों 10, साइन थीटा, थीटा है साइन 120, है कि नहीं, अपॉन VB कितना है, VB है 25 प्लस VW है 10 इंटू कॉस 120। इसको बच्चा सॉल्व कर लो, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 इंटू साइन 120 कितना होगा, साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस 30, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 अपॉन 25। ये वैल्यू बच्चों 10 इंटू ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कॉस 120 कितना होगा, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 कितना होता है, माइनस का साइन 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, हो जाएगा कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 5√3 अपॉन 25 माइनस 5, तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा √3/4। तो यहाँ से बच्चों tan अल्फा आ गया √3/4। यही आंसर लिख के चले आ सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता अल्फा कितना होगा। मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि मैंने जो है बुक में देख रखा है, ये अल्फा की वैल्यू 22.3 डिग्री आएगी आंसर। यानी कि भैया जो नॉर्थ से रिजल्टेंट वेलोसिटी एंगल बना रही होगी वो होगी 22.3 डिग्री का, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 22.3 नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा 23.4 23.4 डिग्री।
अब आपकी जगह मैं होता तो एक बात पे कंफ्यूज होता। कंफ्यूज ये होता कि सर ये अल्फ़ा आपने वी बी से बता दिया, यानी नॉर्थ से बता दिया, और इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, तो वेलोसिटी तो पूरी डिफाइन होगी, लेकिन इतना सब करेंगे तो टाइम भी तो बहुत लगेगा। तो टाइम ना लगे उसके लिए एक तरीका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, वो तरीका बहुत सिंपल है, वो मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको समझाना था इसलिए बता दिया। इसको देख लो पहले। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही है, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, लगभग। ठीक है, देख लिया। अब बात आती है कि सर आपने क्वेश्चन आसानी से बताने के लिए क्या करा, आपने तो इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करा दिया। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमको दो एंगल पर, एक एंगल पता है और तीनों साइड पता है। ये 22 है क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू पता चल चुकी है, ये हमारा रिजल्टेंट है। ये वी बी है जिसकी वैल्यू 25 है, और ये वी डब्ल्यू है जिसकी वैल्यू 10 है। एक एंगल भी पता है। तो याद करो बच्चों, ऐसे केसेस में क्या हम साइन रूल लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? ये वैल्यू कितनी है? ये वी बी है कि नहीं है? ये वी बी है। और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है आपका वी रिजल्टेंट, वी रिजल्टेंट, और ये है आपकी वी डब्ल्यू, है कि नहीं है? ये एंगल हमने अभी देखा कि ये 60 डिग्री है। ये एंगल हमको अल्फ़ा पता करना है। तो एक बात बताओ, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम साइन रूल लगाएं तो साइन रूल क्या होता है बच्चों? साइन रूल याद करो, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो मैंने साइन रूल आपको बताया था। साइन रूल क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में एक साइड लो और उसके सामने वाला अपोजिट एंगल लो, उसका साइन, वो सारे रेशियो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका कहने का मतलब है इन दिस ट्राइंगल हमें कौन सी साइड पता है जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल हमको लेना है। एक तो देखो बच्चों, हमें अल्फा लेना है और एक 60 लेना है, क्योंकि नोन क्या है? 60, और अननोन क्या है? अल्फा। बाकी वी बी, वी डब्ल्यू, वी रिजल्टेंट सब पता है हमको। तो एक काम करते हैं, ये मुझे बताना है मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। वी डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा, वी डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा, ये वाली साइड अपॉन इसके सामने वाला एंगल ले लिया भैया, इज इक्वल टू वी रिजल्टेंट अपॉन साइन 60, ये वाली साइड वी रिजल्टेंट अपॉन साइन 60। ये अब कह दोगे सर ये भी तो ले सकते थे बच्चों, ये वाली साइड भी ले सकते हो, लेकिन इसके सामने का एंगल अभी पता नहीं है। वो वैल्यू तब पता चलेगी जब अल्फा पता हो। तो इन दोनों को ही खाली हम ले लें, उसमें ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी आता है, वही हमने यहाँ पर कर दिया। साइन अल्फा बच्चों क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा वी डब्ल्यू साइन 60, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। तो वी डब्ल्यू कितना है? वी डब्ल्यू अभी हम लोगों ने पता करा था 10 है, वी डब्ल्यू 10 दे रखा है। तो हो जाएगा 10 साइन 60 √3/2 अपॉन वी रिजल्टेंट। अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया था वी रिजल्टेंट? यह था 22 आया था। इसको बच्चों सॉल्व कर लोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू लगभग उतनी आ जाएगी, कितनी? 23.4 अप्रॉक्सीमेटली आंसर। बात समझे? ये देखो कितना आसान है, ये ज़्यादा आसान मेथड है। यहाँ आपको पूरा ये आसान, ये भी है, इसमें भी कौन सा बहुत आपने गणित लगा दी, लेकिन ये भी आपका ठीक ठाक मेथड है, बढ़िया। इसको भी देख लो एक बार। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये आपका अनसॉल्व, अभी तक हमने 3 जो सॉल्व करे वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? पहले तो इस जो क्वेश्चन है इसकी एक पिक्चर दिमाग में बना लेते हैं। क्या दिमाग में बना लेते हैं कि भैया एक हार्बर है, हार्बर मतलब ये पोर्ट पे है, ठीक है। इस ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर एक बोट किनारे पर खड़ी हुई है मान लो, ठीक है। ये अभी पानी में नहीं जा रही है, कहीं जा नहीं रही। इस पर एक झंडा लगा हुआ है, ये एक झंडा है प्यारा सा, ठीक।
अब कह क्या रहा है कि भैया जब ये बोट रुकी हुई है तो जो विंड है, विंड किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और उसकी वेलोसिटी ऑफ विंड भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये भैया दे रखी है। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बोट रुकी हुई है तो जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है, झंडा भी आपका उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये जो झंडा है आपका ये इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही अभी फहरा रहा है, फ्लटर कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि अगर ये बोट, अगर ये जो बोट है आपकी, ये बोट ये नॉर्थ की डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी दे रखी है, 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने लगे, तब बताओ ये झंडा किस डायरेक्शन में फहराएगा। तो भैया एक बात बताओ, जब बोट रुकी हुई है तब तो हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, लेकिन जब बोट चलने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बोट पर जो विंड का इफेक्ट होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब बोट भी चल रही है। बात समझ रहे हो? तो हमें सबसे पहले काम ये करना है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट पता करनी, कि बोट के हिसाब से कितनी है। भाई बोट जब रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट वही होगी जो वेलोसिटी ऑफ विंड होगी, क्योंकि बोट तो रुकी हुई है। लेकिन जब बोट चलने लगेगी तो हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट के रिस्पेक्ट में। अब ये वैल्यू नहीं पूछी गई है कि ये कितनी होगी, पूछा यह गया है कि इसका एंगल कितना होगा। अगर हमें इसका डायरेक्शन पता चल जाए कि भैया विंड की जो डायरेक्शन है वो बोट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी जब वो चलने लगेगी, तो उसी डायरेक्शन में झंडा फ्लटर करेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करें। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हम फिर दो तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको एक आसान तरीका और एक लंबा तरीका। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फिर वही काम करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब ड्रॉ कर लेते हैं। अरे वाह, सीधा ड्रॉ हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखी है किस डायरेक्शन में, कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और किस डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है जो कि है 51 किलोमीटर पर आवर, और वो है नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो पहले तो इन्हीं को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि 45 डिग्री, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, ये हो गई कि नहीं, ये एंगल आप 45 ले लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है ना। और वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी दे रखी है, 51 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। अब देखो ये दोनों ही वेक्टर टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, इसकी डायरेक्शन पता करनी है तो पहले ये पता कर लेना कि ये होगी कैसी, वी डब्ल्यू माइनस वी बी, यही तो होगा। तो वी डब्ल्यू माइनस वी बी कैसे पता होगा, अगर मैं इसको ऐसे इस वेक्टर से ज्वाइन कर दूं, वी डब्ल्यू की तरफ जा रहा है और वी बी के हेड से जा रहा है, यही तो हो जाएगी बच्चों, वी डब्ल्यू बी, यही हो जाएगी। अब बस हमें क्या करना है, इसका ईस्ट से डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पता कर लेनी है, ये वाली। ठीक, ये वाली डायरेक्शन मतलब कि ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पता कर लेनी। लेकिन उसको पता करना इतना आसान है नहीं यहाँ पर। अभी क्यों नहीं आसान है, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करने का ये टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इस पर सबसे अच्छा तरीका है आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, वी डब्ल्यू प्लस का माइनस का वी बी, ये कर दो तो आसान हो जाएगा। तो अब बच्चों कर देते हैं हम, वी बी को नीचे ले आओ, ये वी बी प्लस का ऊपर की तरफ जा रहा है, ये माइनस का वी बी किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और हमें वी डब्ल्यू प्लस का माइनस वी बी करना है, तो इस वी डब्ल्यू को उठाकर माइनस के वी बी के हेड पे लगा देना है। तो हमें एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कह दोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, देखो दिख रहा है वी बी, और ये देखो वी डब्ल्यू को उठाकर यहाँ पर ले, थोड़ा इसको सीधा ड्रॉ कर दूँ तो और समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा।
हाँ ये देखो, ये वी डब्ल्यू ये भी तो होगा, ये वी डब्ल्यू को उठा के इस पे ले आए, तो ये देखो वी बी माइनस का वी बी प्लस का वी डब्ल्यू, वही बात होगी। तो ये बच्चों जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डब्ल्यू बी। और ये यहाँ से भी दिख रहा था, यहाँ से भी दिख रहा है, इसको उठा के नीचे ले आओ, वही दिख रहा है कि नहीं। तो अब बच्चों एक बात बताओ, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा एक तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका रिजल्टेंट है, वी डब्ल्यू और माइनस वी बी का रिजल्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एंगल हमें पता करना है, किससे एंगल पता करना है, हमें इसका एंगल मैं मान लेता हूँ ये अल्फ़ा पता करना है, किससे, वी डब्ल्यू से पता करना है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व करा था कि जब भी ऐसा एंगल निकालना हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस वेक्टर से याद करो, tan अल्फा निकालना हो तो किससे निकालना है, वी डब्ल्यू से निकालना है। दूसरा वेक्टर क्या है, वी बी है, वी बी। वी डब्ल्यू और माइनस के वी बी के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, ये वैल्यू है 45, देखो ये भी 45, ये भी 45, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बच्चों 135 होगा कि नहीं, 135 डिग्री। 180 माइनस 45 करो तो ये देखो 135 आ जाएगा। तो हमें दो वेक्टर पता, दोनों वैल्यू पता है और एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा पता है, कितना है 135। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एंगल मेड बाई वी डब्ल्यू बी विथ वी डब्ल्यू, बात समझे कि भैया ये जो वी डब्ल्यू बी है, ये वी डब्ल्यू से कितना एंगल बना रहा है, वही हमको पता करना है। तो एक काम करते हैं, tan अल्फा कह दोगे सर वहाँ से क्यों पता कर रहे हो, या हम डायरेक्ट ईस्ट से क्यों नहीं पता कर रहे हैं, बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉर्मूला तो हमको पैरेललोग्राम में पता है ना, तो पैरेललोग्राम ये बन रहा है, चाहे आप वी बी माइनस वी बी से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम वी डब्ल्यू से निकाल रहे हैं, ठीक। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, याद करो, जिस वेक्टर से एंगल निकालना है उस वेक्टर को छोड़ दो, यानी वी डब्ल्यू को छोड़ दो, दूसरा वेक्टर क्या बचा, वी बी। कह दोगे सर यहाँ वी बी आपने क्यों रखा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और वी डब्ल्यू और माइनस वी बी के बीच का एंगल कितना है, साइन थीटा, यानी कि साइन 135। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपकी जगह होता कंफ्यूज इससे होता कि आपने माइनस का वी बी क्यों नहीं लिया। बच्चों माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, एंगल तो आपने वी डब्ल्यू और माइनस वी बी के बीच का ले रखा है ना, तो बात वही आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे ना बात वही आ जाएगी। अब देखो अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में वो वाले वेक्टर को छोड़ो, कौन सा, वी डब्ल्यू प्लस वी बी कॉस 135 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दो कि सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें हमको इन्हीं सब की वैल्यू पुट कर देनी है, इसको देख लो, फिर मैं वैल्यू पुट करके निकाल के दिखाता हूँ। देख लिया, तो वैल्यू पुट करते हैं, tan अल्फा हो जाएगा 51 साइन 120 अपॉन 72 प्लस 51 कॉस 120। इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करोगे तो tan अल्फा समथिंग आएगा, मैंने निकाला था, मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। इसकी वैल्यू आएगी लगभग 1.0038, ये वैल्यू आएगी बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 45.11 डिग्री, 45.11 डिग्री। अब जरा इस वाले डायग्राम में फिर से चले जाते हैं। विंड की डायरेक्शन से ये वी डब्ल्यू बी एंगल बना रही है 45.11, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 45.11 डिग्री, हो गई कि नहीं। अब देखो ईस्ट से एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 45, ये देखो ईस्ट से 45 एंगल वी डब्ल्यू का दे रखा है। तो अगर ये है 45, ये है हमारा एंगल अल्फा पूरा एंगल, तो ईस्ट डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, हमें तो किसी डायरेक्शन से एंगल पता करना है ना। तो ये हो गया एंगल बीटा, एंगल बीटा कितना हो जाएगा, एंगल बीटा हो जाएगा 45 या अल्फा माइनस 45, अल्फा कितना है 45.11, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा 0.11 डिग्री। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये देखो अल्फ़ा -45, तो बीटा पता चल गया। और हमें यही पता करना था कि भैया डायरेक्शन उसकी विंड की डायरेक्शन बोट के रिस्पेक्ट में कितनी है, इतनी है, कितनी, ईस्ट से 0.11 डिग्री टुवर्ड्स साउथ। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये एंगल बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं वी डब्ल्यू बी इज
ऑलमोस्ट along east direction, so the flag will flutter towards ईस्ट। आंसर भाई 0.11 डिग्री क्या होता है? अब ये देखो ना, ये VW 0.11 डिग्री कितना ही छोटा होगा, ये लगभग ईस्ट की ही डायरेक्शन में तो आ रही, तो ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन आप लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एक लाइन में आंसर वाली चीज बताता हूँ। तो कि सर जब पता था तो पहले ही बता देते, वही तो बात है बच्चों, पता था लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता अगर मैं डायरेक्ट बता देता। इंटरेस्टिंग है। अब एक बात बच्चा समझो, कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी भैया, ये था हमारी VW, है कि नहीं, और ये अगर हमारा VB इस तरीके से होता कि ये जो VWB है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता VWB। हमें तो ये पता नहीं था ना कि ये VB और VW के बीच में ये परपेंडिकुलर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसीलिए हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाया, वेक्टर एडिशन। अगर ऐसा होता तो हम डायरेक्टली कह देते कि भैया VWB वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट देखो ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ, तो हमारा जो फ्लैग होगा जब बोट चलने लगेगी तो ईस्ट की तरफ फहराएगा। ठीक है, विंड थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बोट चलने लगी नॉर्थ की तरफ, तो जो फ्लैग होगा वो ईस्ट की तरफ फहराएगा, फ्लटर होगा। लेकिन दिक्कत यही थी इस वाले केस में, दिक्कत क्या थी कि हमें ये पता नहीं था कि ये परपेंडिकुलर, ये जो VWB की लाइन है वो ऐसे जाएगी कि नहीं। तो इसको परपेंडिकुलर होने के लिए अगर मैं आपकी जगह होता तो पता क्या करता, मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता कि VW, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये भी 40, VW cos 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, VW cos 45, तो मैं निकालता VW cos 45, और VW cos 45, VW है 72 और ये आती वैल्यू cos 45। ये बच्चों वैल्यू ऑलमोस्ट 51 पॉइंट समथिंग आती, 51.1 मान लो, 51.1 कितनी किलोमीटर पर आवर। और ये देखो VB कितनी दे रखी है, VB दे रखी है 51, तो मैं ये कह देता कि भैया जब इसका कोसाइन इसके बराबर आ रहा है यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। बात समझो, VW का कॉस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, VB के बराबर आ रही है कि नहीं, तो ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि VWB जो होगी इज टुवर्ड्स ईस्ट, सो फ्लैग विल फ्लटर टुवर्ड्स ईस्ट। आंसर कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया भाई? मैंने ये चेक कर लिया कि VW की वैल्यू अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता तो VW cos 45 की वैल्यू VB के बराबर होनी चाहिए, और जो कि है ऑलमोस्ट है वो वैल्यू, तो यानी आंसर देखो यहाँ तो एक लाइन में आंसर आ जाता। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की तरह आता तो मैं पहले ये चीज चेक करता, इतनी गणित बाद में लगाता। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तब तो मैं ये सब करता, वरना यही ऐसे ही करके चलाता। देखा कितना इंटरेस्टिंग था। मज़ा आया? मज़ा आना भी चाहिए, इतने बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो बात यह है, ये क्वेश्चन कोई बहुत अच्छे नहीं है, देखो फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए दे रहे हैं, आंसर आया जा रहा है। अच्छा क्या है कि इनको लगाने से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, हम एक ही चीज़ को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहे हैं। ठीक है, मज़ा तब आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन पे है। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विथआउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ अ हॉल। तो भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस खाली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के 1-2 फॉर्मूले लगाने। ये एक हॉल है, इसकी हाइट दे रखी है 25 मीटर, ठीक है भैया। अब यहाँ से एक बॉल फेंकी जा रही है
और कह रहा है कि उस बॉल को ऐसा फेंको कि ये इससे टकरा के ना जाए, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो ये बॉल अचीव कर सकती है लिमिटिंग केस में 25 होनी चाहिए, जितनी हॉल की हाइट है उतनी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गई तो ऑब्वियस सी बात है टकरा जाएगी। ठीक है, बात समझ गए। तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल जो HM हम लोग निकालते थे उसकी वैल्यू दे दी है इसने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू कितनी है 25 मीटर है कि नहीं है। और स्पीड दे रखी, यानी कि जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो करा गया है वो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। बस एक बात नहीं दे रखी है कि जब ऐसा केस होगा, हमें ये पूछा जा रहा है कि रेंज कितनी होगी इस केस में। तो रेंज निकालने के लिए हमें याद होगा हम लोगों को फॉर्मूला U² sin 2 थीटा बाई जी लगाना होता है, लेकिन थीटा ही नहीं पता है ये वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पहले थीटा पता करना है। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और u की वैल्यू दे रखी है, U0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों याद करो HM कितना होता था, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, U² sin² थीटा अपॉन 2g होता था कि नहीं होता था। HM की वैल्यू दे रखी है 25, U² यानी कि 40² इंटू sin² थीटा पता करना है अपॉन 2, g की वैल्यू ले लेते हैं 9.81। जब ना दे रखी हो g की वैल्यू तो 9.81 ले लेना बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यूनिट सारी ध्यान में रखना, अगर सब मीटर में है तो सब मीटर में होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं। इसको बच्चा जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, इसको मल्टीप्लाई करना, इससे 40² से डिवाइड करना और अंडर रूट लेना, तो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। इसको देखो एक बार, साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी ये सॉल्व करके देख लेना बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.53 कितनी आ रही थी, मैंने करा था इसको 0.5534 आ रही थी, 0.5534। तो यहाँ से बच्चों जो थीटा आएगा वो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5534। अब ये तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसका मैं तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हो जाएगा 33.6 डिग्रीज, 33.6 डिग्रीज थीटा की वैल्यू आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेंज आप निकाल सकते हो। रेंज कितनी होगी, रेंज होगी, अब भाई ये दे रखा है कि इस केस में रेंज कितनी होगी, तो थीटा आ गया, वेलोसिटी आ गई, रेंज तो आप पता ही कर लोगे, U0² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो U0 हो गया 40² इंटू साइन 2 33.6 अपॉन जी हो गया 9.81। तो यहाँ से बच्चों जब रेंज निकालोगे तो ये सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 150.4 मीटर्स, जो कि मेरी आ रही थी। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आप में से बहुत बच्चे क्वेश्चन ये करेंगे, पहले इसको देख लो कि सर इतनी कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे। साइन स्क्वायर थीटा तक तो चलो ठीक है, हम अंडर रूट लेके किसी तरह वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाली साइन थीटा इक्वल टू 0.5534। बाकी कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ वो करने की ज़रूरत है नहीं आपको। कैसे, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में हिंट दे रखा हो, कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं क्वेश्चन, तो पहली बात तो ऐसी अब्सर्ड वैल्यूज नहीं आती हैं तो वो लोग हिंट में दे देते हैं कि साइन थीटा फॉर 0.5534 थीटा इक्वल टू 33.6 ऐसा दे देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल एक तरीका ये था कि भैया साइन थीटा दे रखा है, वो है कितना 0.5534, तो कॉस थीटा पता कर सकते हो कि नहीं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ पहले। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा नहीं पता कर लोगे। और आर के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा आ रहा है, तो साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दोगे, तो आपका आंसर यहाँ से भी आ सकता है, सिर्फ प्लस माइनस करने से आ सकता है। ये साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं। बात समझिए कि नहीं, यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। देख लो इसको, ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था। प्रोजेक्टाइल मोशन। एक के क्वेश्चन बच्चों और कर लेते हैं,
अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली क्या है, ये मोशन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, वेक्टर का है, लेकिन रिवीजन हो जाएगा क्योंकि वेक्टर तो हम अल्टीमेटली यूज़ ही कर रहे हैं और भी करेंगे वेक्टर्स यूज़। जब हम लोग अभी HC वर्मा सर की बुक के क्वेश्चन लगाएंगे तो वेक्टर ही वेक्टर यूज़ होने वाले हैं। क्या है, आई एंड जे, यहाँ पर कैप नहीं लगाया बच्चों, ये कैप होता है, ये कॉपी पेस्ट में कैप हट गया है, ये कैप लगा हुआ है यहाँ मान लो, ठीक है। आई कैप, जे कैप, हर जगह मैं भी कैप नहीं लगा पाऊँगा आप, लेकिन सॉल्व करना तब लगा लेना। आई जे कैप, हाँ क्या कह रहा है, आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसमें कौन सी नई बात है, ये हमको पता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। तो सबसे पहले तो पहला ही पार्ट कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले एक काम करो, आई प्लस जे और आई माइनस जे को ड्रॉ करो। ड्रॉ करने का मतलब समझ लेते हैं। अगर एक्स वाई एक्सिस ऐसे बन रही है तो ये होता है आई कैप, ये होता है माइनस का आई कैप, ये होता है प्लस का जे कैप, ये होता है माइनस का जे कैप बता रहा हूँ। आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, माइनस आई कैप निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जे कैप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, माइनस जे कैप निगेटिव वाई डायरेक्शन में। ये हो गया ओरिजिन। तो आई प्लस जे क्या होगा, आई प्लस जे का मतलब आई में 1 यूनिट, ये हो गया आई कैप, और जे में 1 यूनिट, ये चला जे में 1 यूनिट। तो ये वेक्टर जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा आई प्लस जे कैप। होगा कि नहीं होगा ये बताओ, क्या दोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा भाई। ये देखो, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ग्राफ में अगर चले जाए तो ये 1 आई कैप प्लस जे में चले 1 जे कैप, तो आई प्लस जे में पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। ये एंगल हमको थीटा पता चल जाएगा, थीटा पता चल जाएगा कि नहीं चला? ये 1 है, ये भी 1 है, याद आ रहा है कि नहीं? तो ये वेक्टर हम ए मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम क्या करते थे, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये 1, तो ये √2 यूनिट्स आ गया कि नहीं? यूनिट्स लिख देना, जब कोई वैल्यू ना दे रखी हो तो यूनिट्स लिख दो, ठीक। और इसका एंगल थीटा पता करना, तो tan थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट कितना है, यानी कि ये वैल्यू 1/1। 1/1 कैसे आ रहा है, क्योंकि जे का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है कि नहीं? याद करो, AXI प्लस AYJ, तो उसमें tan थीटा इक्वल टू AY/AX होता था, यहाँ पर 1/1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि ये जो वेक्टर A है यानी I प्लस जे, वो एक्स एक्सिस से थीटा 45 डिग्री पर ऊपर की तरफ है। दूसरे पार्ट में इसमें एक और कह रहा है I माइनस जे का बताओ, तो लेट दूसरा वेक्टर क्या है, I माइनस जे, है कि नहीं है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर करोगे तो √2 ही तो आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। इसको पहले ड्रॉ कर लो, तो आई तो वही रहेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन माइनस का जे कैप का मतलब ये हो गई डायरेक्शन आपकी, ये हो गई। तो ये जो वेक्टर बी है यानी कि आई माइनस जे, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये θ1 मान लो, ये θ2, ये कितना हो जाएगा θ2, ठीक है। तो ये हो जाएगा θ1 और ये हो गया tan θ2। tan θ2 बच्चों कितना हो जाएगा, tan θ2 हो जाएगा, देखो ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये हो गया 1/1। अब कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लिया यहाँ पर, फिर वही बात मैं आपको फिर से बताऊंगा। माइनस बच्चों फिर इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि हमने क्वाड्रेंट यहाँ पे दिखा दिया। अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ माइनस ले सकते हो, लेकिन थीटा की वैल्यू फिर आ जाएगी माइनस का 45 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री, या एक्स से निकालोगे तो पूरा घूम के इतनी वैल्यू आएगी। बात समझ रहे हो? इसको आप लेने को ले लेना, -1/1, बात समझे। θ2 आ जाएगा माइनस का 45, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये वैल्यू θ2 कितना आ जाएगा, माइनस का 45 डिग्री आंसर। अब कहोगे सर माइनस और प्लस का क्या मतलब है? भैया प्लस का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है ऊपर की ओर, और -45 डिग्री का मतलब है कि वो नीचे की तरफ गया। अगर मैं यहाँ पर माइनस ना लगाता, भाई ये माइनस प्लस क्यों लगाया जाता है, ये हमें बताने के लिए लगाया जाता है कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर मैं माइनस ना लगाता, डायरेक्ट 1/1 लिखता, तो मैं बस इतना लिख देता θ2 = 45 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन माइनस लगा दिया है तब भी उसका मतलब वही है, ठीक है। मेरे ख्याल से माइनस मत लगाओ तो ज़्यादा सही, लगाना है तो तुम्हारी मर्जी। एक पार्ट तो ये खत्म हो गया, सॉल्व कर लिया हमने। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए, एक वेक्टर और है, वेक्टर ए = 2i + 3j
along द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये और अच्छा है, इससे एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देख लो। क्या कह रहा है भाई, एक वेक्टर है जो कि है 2i प्लस 3j। कह रहा है भैया कि अगर आपके ये जो दो वेक्टर थे, कौन कौन से, i प्लस जे और i माइनस जे, i प्लस जे और i माइनस जे, ठीक। और ये वेक्टर 2i प्लस 3j, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो 2i प्लस 3j, इसको छोटा छोटा ड्रॉ करता हूं वरना ड्रॉ नहीं होगा। अभी आप सब समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन को बच्चों समझो, जब समझोगे तभी सॉल्व होगा। ये तो हो गया i प्लस जे, सेम दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं दिख रहे यार, यही तो बात है। ये हो गया, हाँ अब ठीक। ये हो गया i प्लस जे, ये हो गया i माइनस जे, ठीक है। अगर मैं वेक्टर a को ड्रॉ करूं तो ये है 2i प्लस 3j, यानी i में 2 यूनिट, j में 3 यूनिट। तो मान लेते हैं ये कहीं यहाँ पर आया, ये कहीं यहाँ पर आया, ये है वेक्टर a जो कि है 2i प्लस 3j। अब यहाँ पर कह क्या रहा है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं कंपोनेंट याद होगा आपको, अगर मैं ये एंगल पता होता तो a कॉस, ये वाला एंगल मान लो अल्फा होता, a कॉस अल्फा i प्लस जे की डायरेक्शन में हमको पता चल जाता कंपोनेंट। और दूसरा क्या है, मान लो ये एंगल इससे बना रहा है बीटा, तो a कॉस बीटा i माइनस जे की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट पता चल जाता। लेकिन ये बच्चों बहुत हेक्टिक तरीका हो जाएगा। कंपोनेंट का मतलब ये है कि हमें प्रोजेक्शन पता करना है। कंपोनेंट ऑफ a ऑन इन ऑन नहीं, इन प्रीपोजिशन सही यूज करो, इन i प्लस जे डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ a इन i प्लस जे डायरेक्शन। अब ये आपको याद आ रहा होगा कि i प्लस जे क्या है, i प्लस जे है वेक्टर a स्मॉल ए, i प्लस जे क्या है, वेक्टर स्मॉल ए, हम लोगों ने मान रखा है वेक्टर स्मॉल ए जो कि है i प्लस जे। और i माइनस जे क्या है, वेक्टर b हम लोगों ने मान लिया था। याद आ रहा है कि नहीं, अभी करा था। अब ये याद करो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जब पढ़ रहे थे कि अगर कोई वेक्टर मान लो a ऐसे है और ये एक वेक्टर a है, तो इस पर इसका प्रोजेक्शन, इस पर इसका प्रोजेक्शन a कैप मान लेते हैं, वेक्टर a कैप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन a, ये कितना होता था, वेक्टर a डॉट वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। याद आया कि नहीं आया? वेक्टर a जो जिस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a अपॉन में वेक्टर। ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, हम लोगों को ये भी पता था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसका यूनिट वेक्टर है। तो भैया a की जो वैल्यू है उसको इस डायरेक्शन में अगर मैं तोड़ दूं तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी इसके कंपोनेंट की। यही तो प्रोजेक्शन होता था कि a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ ए। अब a को इसकी डायरेक्शन में लेके जाना है तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, यही तो करते थे। a डॉट बी कॉस थीटा क्या होता था, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर, ठीक। तो a कितना है, a है आपका 2i प्लस 3j डॉट i प्लस j अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड निकाला था अभी, √2 आ जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 2i, i वाले i से मल्टीप्लाई करो तो 2 और j वाले j से 3, तो 2 प्लस 3 5, तो ये आ जाएगा 5√2। एक आंसर तो ये आ गया बच्चों 5√2, ये एक आंसर है आपका। दूसरा क्या है ये भी देख लेते हैं, इसको देख लो, पहले शुरुआत से देख लो। देख लिया। अब क्या है, दूसरा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी जो कि है i माइनस जे। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा ए, ये ए कैप से दिखा दिया है, किसी भी वेक्टर से दिखा दो, ए डॉट, ये वैसे कैप ये सही है नहीं, कैप क्यों नहीं सही है, कैप अभी मैंने आपको बताया कैप जो होती है वो यूनिट वेक्टर को दिखाती है, तो इसको बस ए ही लिखा रहने दो, ठीक है, और यहाँ पर भी ए ही लिखा रहने दो, ठीक। क्या हो जाएगा कंपोनेंट, ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j डॉट i माइनस जे अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड भी √2 आया है, सॉल्व कर लो तो 2 माइनस 3 अपॉन √2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 आंसर, ठीक। तो एक आ गया 5/√2, एक आ गया माइनस 1/2 √2। तो शुरुआत से देख लो एक बार जल्दी से, यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया, यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया और यहाँ से ये भी सॉल्व कर लिया। अगर मैं आपकी जगह होता तो एक अपने लिए एक होमवर्क लेता, होमवर्क क्या लेता, मुझे i प्लस जे का एंगल तो पता ही है 45 डिग्री, मैं a का एंगल x एक्सिस से पता कर लेता जो कि होता tan थीटा इक्वल टू 3/2, यानी कि ये वैल्यू पता चल जाती, तो मुझे a और i प्लस जे की वैल्यू ये अल्फ़ा पता चल जाती जो कि होती ये वाली वैल्यू माइनस ये वैल्यू, अल्फ़ा पता चल जाता। उसी तरीके से मैं एक काम और करता, मैं क्या करता कि i माइनस जैसे भी वैल्यू पता कर लेता, भाई ये वैल्यू मुझे पता है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो x से एंगल पता कर लेता, इसको जोड़ दे देता, बात समझ रहे हो, थीटा की वैल्यू x से पता ही है a की, ये वैल्यू 45 डिग्री और जोड़ देता, तो i माइनस जैसे भी एंगल पता चल जाता। जब इन दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो तो आप डॉट प्रोडक्ट तो तब भी ले सकते हो ना, a डॉट बी कॉस थीटा, उससे भी सॉल्व कर लेते हो, लेकिन प्रोजेक्शन वाला मेथड क्या है, आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चों एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने एनसीईआरटी के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करे, इनको सॉल्व करने के पीछे का जो रीज़न है वो समझ में आ गया होगा। मुझे आपको वेक्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन सब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो और 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग HC वर्मा सर की बुक पे जाएंगे। थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।